हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ल्यूकेमिया के बारे में। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं और इसके जो ब्लड होते हैं उसमें जो भी कंटेंट होते हैं जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, मेगा कैरियोसाइट, इन सब में कैंसर फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसमें पर्टिकुलरली ये इन्वॉल्व करता है डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी में जो होते हैं वो अपने वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो उनको इन्वॉल्व करता है। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे बोन मैरो है, जहाँ पे इसमें ब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि मैच्योरेशन में होते हैं पीरियड में, और बाकी जो साइट सेल्स होते हैं वो मैच्योर्ड सेल्स होते हैं। बोन मैरो में ये जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं वो प्रिकर्सर सेल्स भी होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ल्यूकेमिया को दो में डिवाइड किया गया, एक है माइलोब्लास्ट और दूसरा है लिम्फोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट में हम देखते हैं इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट को भी दो में डिवाइड किया गया, एक ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में तीन आपको जैसे पता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये तीनों में डिवाइड है। अब हम लिम्फोब्लास्ट की बात करते हैं, इसमें दो में डिवाइडेड है, बीटा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। अब हम इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो माइलॉइड ल्यूकेमिया, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। माइलॉइड ल्यूकेमिया को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया कहते हैं और इसे AML से प्रेजेंट करते हैं, और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया को CML। अब हम लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की बात करते हैं। यहाँ पे एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है और इसमें क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। एक्यूट को हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया भी कहते हैं, जिसे LL से प्रेजेंट करते हैं, और इसे क्रोनिक ल्यूकेमिया लाइक लिम्फोसाइट्स को CLL से करते हैं। अब हम इसका कॉज देखते हैं तो कॉज, इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है, बट बेसिक कॉज में हम देखते हैं कि इनहेरिटेड यानी कि फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स में देखने को मिलता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये दो मेन हो सकते हैं बेसिक में देखा जाए तो। बाकी हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो स्मोकिंग बहुत ही मेजर कॉज कर सकती है। फैमिली हिस्ट्री, आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि जैसे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में जब हिरोशिमा में हुए थे, उसके आयन इतने ज़्यादा इफेक्टिव थे कि बहुत लंबे समय तक वहाँ पे, और आज भी बच्चों में देखा जाता है कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखने को मिलता है। या फिर केमिकल एक्सपोजर्स, कोई केमिकल एक्सपोजर जैसे बेंजीन की वजह से, जैसे कि देखा जाता है सिगरेट में भी बेंजीन की मात्रा पाई जाती है। केमोथेरेपी या डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ में देखा गया है कि कैंसरस फॉर्म ज़्यादा देखने को मिलता है। माइलॉइड ल्यूकेमिया को हम अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया को। माइलॉइड ल्यूकेमिया जो होता है AML, इसे हम कहते हैं एक्यूट माइलॉइड और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। अब हम देखते हैं इसमें टी क्या है, ट्रांसलोकेशन होता है बिटवीन क्रोमोसोम्स। उसमें क्या होता है कि जब दो क्रोमोसोम्स होते हैं तो वहाँ पे 15:17, जो कि बीच में से एलिल्स और जीन्स होते हैं जो दोनों में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनका रेशियो कितना होता है, 15:17। टी रहेगा 8:21। अब हम CML की बात करें तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है लोकेशन 9:22। वहाँ पे हम देखते हैं वो 8 to 10% होता है। वहाँ पे फिलाडेल्फिया जो एरिया था वहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिला, इसलिए हम उसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं, जो कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में देखने को मिलता है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, RBCs की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, WBCs की और प्लेटलेट्स की। वहाँ पे देखते हैं कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है तीनों का, और एनीमिया देखने को मिलता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सेल्स का बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगता है, इसलिए वहाँ पे देखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीकनेस, मेलॉज और फैटिग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लीडिंग टेंडेंसी। वहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ही ईजिली ब्रूसेस देखने को मिलती हैं, और वहाँ पे ब्लीडिंग, गम्स में ब्लीडिंग होती है, गम हाइपरट्रॉफी होता है। एक्यूट माइलॉइड लिम्फाइड का ये स्पेसिफिक है कि वहाँ पे गम ब्लीडिंग होती है, गम हाइपरट्रॉफी होती है, और रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, वेट लॉस होता है। अब हम अगर बात करें तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया का स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर देखने को आपको मिलता है कि स्प्लीनोमेगैली वहाँ पे होती है, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हैवीनेस फील होता है पेशेंट को।
अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं कि अगर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है तो वहाँ पे और रॉड्स या फिर और रॉड बॉडीज़ प्रेजेंट रहेंगे। वहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन रिफ्लेक्टाइल रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जो ऐसे होते हैं। वहाँ पे हमें ब्लड फिल्म में देखने को ऐसे स्ट्रक्चर की देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका मेटास्टेटिस स्टैंडर्ड कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक की। तो वहाँ हम देखते हैं कि M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, हम M7 तक देखते हैं। पर वहाँ पे जो हमारे ओवर रॉड्स होते हैं वो हमें सबसे पहले देखने को M3 में मिलते हैं 90 to 100% केसेस में। अगर आपको MCQs में देता है M3 नहीं देता है तो हम M2 पे जाते हैं, वरना अगर M3 है तो हम M3 पे ही टिक लगाएंगे। ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब हम देखते हैं क्रोनिक माइलॉइड। ये तो हमने एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के इन्वेस्टिगेशन की बात की। अब हम बात करते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसमें हम देखते हैं कि और रॉड सीन नहीं देखने को मिलता है। बाकी हमें ब्लास्ट सेल्स जो हैं 20% ज़्यादा एबनॉर्मल दिखते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलॉइड में आपको ब्लास्ट सेल्स भी मोर देन 20% एबनॉर्मल देखने को मिलते हैं। बाकी वहाँ पे एलिवेटेड होते हैं। वहाँ पे फॉर्मेशन तो होता है आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का, बट वहाँ पे वो सारे एबनॉर्मल होते हैं, इसलिए वहाँ एलिवेटेड बट एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स। अब हम देखते हैं बोन मैरो की बायोप्सी कराते हैं, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन। हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में कैंसर का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, बोन मैरो। वैसे तो हमारे लिए ट्रीटमेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम्स, बट फिर भी हम देख लेते हैं कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, बोन मैरो। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा लेंदी है, ल्यूकेमिया। अब हम देखते हैं कि क्रोनिक ल्यूकेमिया के बारे में। क्रोनिक ल्यूकेमिया, इसको भी दो में डिवाइड किया है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया को इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। तो इसका दो नाम है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। अब हम इसकी बात करते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की। इंसिडेंस देखा जाए तो 65 ईयर्स में देखने को मिलता है, यानी ओल्ड एज में देखने को मिलता है। सेक्स में मेल प्रॉन होते हैं ज़्यादा कंपेयर टू फीमेल। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर। ये क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में हमें स्पेसिफिक आयनाइजिंग रेडिएशन देखने को मिलता है। हिरोशिमा में, नागासाकी में यहाँ पे 50% से ज़्यादा हाईएस्ट केसेस देखने को मिलती हैं, जिसमें ऐसे चीज़ें मिलती हैं देखने को ल्यूकेमिया के। अब हम दूसरी बात करते हैं क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन में जैसे कि दो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे आपके, यहाँ पे एलील सेल्स जो होती हैं, जो इधर ट्रांसफ़र होती है उधर ट्रांसफ़र करती हैं, जिनका रेशियो होता है 9:22। उसको ये सबसे पहले हमें फिलाडेल्फिया में देखने को मिला, इसलिए इसे हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसको यूएस में खोज किया गया था 1960 में। अब हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, तो पैथोजेनेसिस इसमें एमेच्योर होता है और मैच्योर होता है। मैच्योर में हम देखते हैं कि जो अपना बोन मैरो, जो अपना ह्यूमरस होता है, वहाँ पे बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे माइलोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो बनाते हैं वहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स, जो कि होती हैं कि इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स। और वहाँ पे जो आरबीसीज होते हैं वो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में इमेच्योर सेल्स जो होते हैं वहाँ पे बोन मैरो में हमें देखने को मिलता है हाइपर सेलुलर सेल्स देखने को मिलती हैं। बाकी वहाँ पे हमें वैसो ऑक्लूसिव डिजीज़ देखने को मिलता है। वैसो ऑक्लूसिव मीन्स होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्शन में वहाँ थॉम्बस फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे ब्रेन में हो जाता है तो वहाँ उसको सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं, या एक्सचीमिया भी देखने को मिलेगा। अगर हार्ट में वहाँ पे होता है ऑब्स्ट्रक्शन तो वहाँ हमें एमआई और वीनस थ्रोम्बोसिस देखने को मिलती है। अगर हम पेनाइल रीजन में देखते हैं तो वहाँ पे हमें पेरिप्रिज्म देखने को मिलता है। अब एसिम्प्टोमेटिक क्या होते हैं उसमें एसिम्प्टोमेटिक, वहाँ पे ड्यूरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसे हुआ क्या है। जब अचानक वहाँ पे कुछ, अगर वो ब्लड टेस्ट के लिए जाता है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि अच्छा उसे ल्यूकेमिया की भी दिक्कत है।
अब हम देखते हैं बेसिक सिम्टम्स। बेसिक सिम्टम्स में आता है जैसे मेलॉज हो गया, वेट लॉस, फैटिग, ये आपके बेसिक सिम्टम्स हैं। अब मेजर में हम देखते हैं कि उसे, ये सबसे स्पेसिफिक है इसका। अगर आपको एक क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में है तो वहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलेगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में उसे पेन बताता है और वहाँ पे स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। वहाँ पे मैसिव स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलती है क्रोनिक माइलॉइड लिम्फाइड में। अब हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस जो होते हैं वहाँ पे रिपीटेड होते हैं, क्योंकि WBCs वहाँ होते तो हैं ज़्यादा बट वो सारे एबनॉर्मल वे में होते हैं। और ब्लीडिंग हम देखते हैं, ईजिली ब्रूसेस देखने को मिलती है, बोन पेन भी देखने को मिलता है और वहाँ पे फीवर भी देखने को मिलता है हमें। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जब हम इसका कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है CBP में मैच्योर सेल्स इरिथ्रोसाइटोसिस होता है, वहाँ पे सारे सेल्स बढ़े हुए में देखने को मिलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, मेगा कैरियोसाइटोसिस। अब हम जेनेटिक एनालिसिस की बात करते हैं तो T9:22। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। कैंसर्स के बस यही हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अब हम बाकी बात करते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की, जिसमें क्या होता है यहाँ पे इसका स्पेसिफिक आपको देखने को मिलता है कि इन्वॉल्वमेंट होता है लिम्फ नोड्स का। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है लिम्फ नोड का, जो इसे डिफरेंट करता है सारे टाइप से। अब ये होता है यहाँ पे हाइपर सेलुलर मैरो में देखने को मिलता है। इंसिडेंस देखा जाए तो ये मेल्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स और अबाउट टू 50 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम कॉज की बात करें तो यहाँ इंसेक्टिसाइड्स में होता है, इंसेक्टिसाइड की वजह से होता है, और हेपेटाइटिस C वायरस के रिस्क फैक्टर में यही आते हैं। अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 20% केसेस में देखने को मिलता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जो इसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। अब हम बेसिक फीचर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे फैटिग मिलता है, मेलॉज, वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी मिलती है, पेशेंट को पूरे शरीर पे कहीं लिम्फ्स दिखते हैं इन्लार्जमेंट में, जो कि कैसे होते हैं, रबरी होते हैं, नॉन टेंडर होते हैं, मोबाइल होते हैं। और हमें वहाँ पे स्प्लीनोमेगैली के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, हिपैटोमेगैली देखने को मिलेगा, और इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं। ये यहाँ का मेन क्लिनिकल फीचर जो इसे डिफरेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़ तो बनते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं कि वो ऑटो इम्यून हिमोलिटिक होते हैं। वहाँ पे RBCs का तो प्रोडक्शन होता है लेकिन वहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है ऑटो इम्यून की वजह से, इसलिए उसे ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछता ही है। ऑटो हिमोलिटिक एनीमिया किस में देखने को मिलता है, तो वो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो CBP में क्या देखते हैं, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज रहते हैं, बोन मैरो में देखते हैं तो हाइपर सेलुलर रहेगा। कूम टेस्ट अगर प्रेजेंट है मतलब वहाँ की ऑटो इम्यून का नेचर का है। अगर हम देखते हैं कि कूम टेस्ट निगेटिव है तो वहाँ पे इन्वॉल्व तो है बट वहाँ पे ऑटो इम्यून का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट कूम टेस्ट वहाँ पे RBCs का डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है लेकिन वहाँ पे ऑटो इम्यून का रोल नहीं है। अब हम CT स्कैन करा के देख सकते हैं, एक्सरे करा के देख सकते हैं ट्रीटमेंट में, फिर हम वही कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। हैव अ गुड डे।